क्वेश्चन है 5 नंबर वाला। 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा, यदि दो लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है तब समतुल्य लेंस का फोकस दूरी ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, जैसे दो गो लेंस है और दोनों लेंस क्या है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, डी दूरी पर है। हम लोग क्या किए हैं, दो गो लेंस लिए हैं, दोनों लेंस क्या किए हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर ले लिए हैं, डी दूरी पर। डी का मान लो हो सकता है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हो। आपको बोलेगा कि दो गो लेंस है, दोनों लेंस जो है एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, तब तुमको निकालना है समतुल्य लेंस का फोकस दूरी का फॉर्मूला सिद्ध करना है आपको। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, तो समतुल्य लेंस का फोकस दूरी होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर का रहेगा। 5 नंबर का रहेगा रे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे 5 नंबर का कि जब दो लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित रहता है तब उसका समतुल्य लेंस का फोकस दूरी निकालना है। तो सबसे पहले तो समझो यहाँ पर समतुल्य लेंस होता क्या है, इक्विवेलेंट लेंस क्या होता है। जैसे मान लो ये दो लेंस है, दो गो लेंस लिए हैं और दोनों लेंस मिला करके अंतिम में देखो फाइनल प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई पे बन रहा है। तो समझो यहाँ पे देखो दो गो लेंस लगाए ना, तब प्रतिबिंब बना यहाँ आई पर बना। तो हम लोग क्या कि यदि इस दो लेंस को हटा करके दोनों लेंस के बीच में हम लोग एक ऐसा लेंस लगा देंगे कि ये अकेला लेंस जो है दो लेंस के बराबर कार्य करे। मतलब ये अकेला लेंस जो है ये दोनों लेंस के कारण जो है आई पे प्रतिबिंब बन रहा है। अब क्या किए, दोनों लेंस को हटा देंगे, अब एक ठो ऐसा लेंस ले लेंगे रे कि इस लेंस अकेले लेंस के कारण ये आई पर प्रतिबिंब बनेगा। तो इस अकेले लेंस को बोलेंगे हम लोग समतुल्य लेंस बोलेंगे, इक्विवेलेंट लेंस बोलेंगे। और इस समतुल्य लेंस का जो फोकस दूरी होगा उसको बोलेंगे समतुल्य फोकस दूरी बोलेंगे। जैसे सिंपल समझो कि मान लो दो व्यक्ति खाना खा रहा है। अब एक व्यक्ति जो है मान लो 10 रोटी खाया, दूसरा व्यक्ति जो है 5 रोटी खाया, तो दोनों मिला कितना रोटी खा लिया, 10 5 15 रोटी खा लिया। अब बताओ कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है कि वो अकेले 15 रोटी खा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अकेला व्यक्ति क्या है, वो दोनों व्यक्ति के समतुल्य है, मतलब बराबर है। तो इस अकेला व्यक्ति को हम लोग बोलेंगे समतुल्य बोलेंगे, मतलब उसके समतुल्य दोनों के अकेले बराबर काम कर रहा है। मान लो एक व्यक्ति जो है 10 किलो का बोझा उठाया, दूसरा व्यक्ति 20 किलो का बोझा उठा रहा है, तो एगो दोनों मिलकर कितना हो गया, 20 10 30 किलो। एगो अकेला व्यक्ति ऐसा है वो अकेले 30 किलो का बोझा उठा रहा है, मतलब वो अकेला व्यक्ति क्या वो दोनों के समतुल्य है, उसके बराबर है। तो ये अगर ये दो लेंस के बराबर कोई अकेला लेंस कार्य करेगा तो उसको बोलते हैं समतुल्य लेंस, और उसके फोकस दूरी को बोलते हैं समतुल्य फोकस दूरी बोलते हैं। तो हम लोग देखो जानते हैं कि फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या बनाते हैं, उसका चित्र बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ रे इसको चित्र को ध्यान से समझ लेना है कि चित्र कैसे बनाए हैं, चित्र को ध्यान से समझ लेना है। तो हम लोग देखो सबसे पहले क्या किए, एक ठो उत्तल लेंस लिए, कॉन्वेक्स लेंस ले लिए, ये उत्तल लेंस लिए हम लोग। देखो यहाँ पर हम लोग जो है ना वस्तु को माने हैं अनंत पे, वस्तु कहाँ है, वस्तु को मान लिए हैं अनंत पे। जरा बताओ तुमरे, यदि वस्तु अनंत पे रहेगा, इन्फिनिटी पे रहेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। क्या बनता है, यदि किसी भी लेंस के लिए यदि वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके फोकस पे, उसके फोकस पे। देखिए ये पहला ये लेंस लिए हम लोग, इस लेंस का नाम रख दिए L1, ये लेंस L1 है। ये दूसरा लेंस लिए इसका नाम रख दिए L2 नाम रख दिए। तो ध्यान से समझना है, हम लोग तो पहला लेंस लिए, पहला लेंस L1 ले लिए, तो पहला लेंस के लिए वस्तु कहाँ है, अनंत पे। तो अनंत से आती हुई समांतर किरणें। अब पहला लेंस के लिए देखो प्रतिबिंब क्या बना है, आई डैश, क्या बना है, आई डैश बनाया। तो पहला लेंस के लिए प्रतिबिंब बन गया आई डैश। अब पहला लेंस का फोकस दूरी हम लोग मान लिए f1, तो पहला लेंस के लिए वस्तु कहाँ है, अनंत पे, और प्रतिबिंब कहाँ बना है, पहला लेंस के फोकस पे, तो f1 पे बना है आई डैश। अब देखो इसके बाद क्या किया, हम लोग दूसरा लेंस लिए, दूसरा लेंस लिए, इस दूसरा लेंस का नाम है L2। अब L2 लेंस के लिए देखो यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बना है, आई पे, प्रतिबिंब कहाँ बना है, आई पे बना है। दूसरा लेंस के लिए प्रतिबिंब आई है, तो इसका आई जो बना है तो ये दूसरा लेंस के फोकस पे बना है, तो इसको f2 मान लिए। और दोनों लेंस एक दूसरे से कितना दूरी पर है, d दूरी पर है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ये जो चित्र बनाए हैं हम लोग, फिगर जो बनाए हैं, जरा सोचो कि ये जो प्रकाश आ रहा है अनंत से होते हुए प्रकाश की किरण आ रही है, अगर ये लेंस नहीं होता तो ये बताओ प्रकाश किधर जाता, ये प्रकाश सीधे जाता है,
लेकिन इस लेंस के कारण क्या हुआ, ये जो है प्रकाश किरण मुड़ गई। हम लोग जानते हैं प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो यह तो अभिलंब की ओर मुड़ती है या विलंब से दूर हट जाती है। तो अगर ये लेंस नहीं रहता प्रकाश किधर जाता, प्रकाश जो है सीधी रेखा में जाती है। लेकिन इस लेंस L1 लेंस की वजह से तो वो प्रकाश मुड़ गया। तो प्रकाश जितने कोण से मुड़ा उसको बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं, विचलन कोण, डेविएशन एंगल बोलते। तो यह अल्फा कोण से मुड़ गया, तो अल्फा आपका विचलन कोण हो गया। अब देखो ये जो प्रकाश आया, ये मुड़ते हुए प्रकाश आया दूसरे लेंस में पड़ा। अब दूसरे लेंस के कारण भी तो मुड़ेगा, तो दूसरे लेंस के कारण भी ये मुड़ गया। अगर ये दूसरा लेंस नहीं रहता तो प्रकाश ऐतिहासिक आता सीधा आता, लेकिन दूसरा लेंस के कारण फिर प्रकाश मुड़ गया। तो जितना कोण से मुड़ा तो उसको बोलेंगे विचलन कोण, बीटा बोलेंगे। तो पहला लेंस के लिए विचलन कोण कितना है, अल्फा। दूसरा लेंस के लिए विचलन कोण कितना है, बीटा। अगर मान लो ये आई पे प्रतिबिंब बन गया और आई को जब हम लोग सीधा इसको सीधा बढ़ाए तो देखो यहाँ पर ये देखो इतना कोण, इसको बोलते हैं कुल विचलन कोण, डेल बोलते हैं, कुल विचलन कोण। अगर बता रहे अगर ये पहला लेंस नहीं रहता, अगर मान लो दोनों लेंस नहीं रहता, प्रकाश किधर जाता, प्रकाश सीधे जाता। प्रकाश क्या होता रे, प्रकाश सीधा दिशा में जाता। लेकिन दोनों लेंस के कारण अंतिम में प्रकाश कहाँ जा रहा है, तो आई पे कहाँ जा रहा है। तो इस आई को जब हम लोग पीछे की ओर बढ़ाए तो यहाँ पर देखो ये कोण कितना बना रहा है, डेल कितना बना रहा है। इस डेल को बोलेंगे कुल विचलन कोण। क्या बोलेंगे इसको, कुल विचलन कोण बोलेंगे, टोटल विचलन कोण बोलेंगे। पीछे क्यों बढ़ाए, वो कितना कोण से मुड़ गया। अगर सोचो जरा दोनों लेंस नहीं रहता तो प्रकाश तो सीधा आ रहा था, तो प्रकाश क्या होता, प्रकाश सीधे जाता। लेकिन इस दोनों लेंस के कारण ये प्रकाश अंतिम में कहाँ जा रहा है, तो अंतिम में आई पर, अंतिम में आई पर आ रहा है। ऐसी आई वाला प्रकाश को जब हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये देखो जाना था सीधे, लेकिन दोनों लेंस के कारण प्रकाश जा रहा है इधर। तो टोटल कितना कोण से मुड़ गया, टोटल जो है रे डेल कोण से, कितना कोण से रे, टोटल ये डेल कोण से मुड़ गया। तो इस डेल को बोलेंगे कुल विचलन कोण। क्या बोलेंगे, कुल विचलन कोण बोलेंगे, डेल बोलेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग को समतुल्य लेंस का फोकस दूरी निकालना है। तो बस कुछ नहीं, एकदम आसान है। इसमें हम लोग लगा देंगे, हम लोग जानते हैं पहला नियम, किसी भी त्रिभुज का बाहरी कोण जो होता है दो अंतः कोण के योग के बराबर होता है। फिर क्या किया, फिगर में इसका प्रकाशीय केंद्र O1 मान लिए, इसका प्रकाशीय केंद्र O2 मान लिए, इस वाले बिंदु का नाम X नाम रख दिए, X से O1 का जो ऊंचाई है H1 मान लिए, इस वाले बिंदु का नाम O रख दिए, O से O2 का जो ऊंचाई है H2 मान लिए। ये वाला कोण आपका अल्फा था, विचलन कोण। ये वाला कोण जो है इसको बीटा माने थे। अगर ये वाला कोण बीटा तो ये वाला भी कोण कितना होगा, बीटा। क्या होगा, अगर ये वाला कोण बीटा तो ये वाला भी कोण कितना होगा, बीटा। क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण आपस में बराबर होते, सम्मुख कोण आपस में। जरा सोचो कि अगर मान लो ऐसा कोई कोण बन रहा है, अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये कोण कितना होगा, ये कोण भी होगा थीटा। क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये वाला कोण थीटा बीटा है तो ये वाला भी कोण क्या होगा, ये भी कोण होगा बीटा, क्योंकि सम्मुख कोण आपस में बराबर होगा। फिर अब बात करें यहाँ पर, देखो ये वाला रेखा ये जो सीधा गया है, ये वाला रेखा, दोनों रेखा क्या है, समांतर है। दोनों का क्या है, समांतर। तो अगर ये वाला कोण अल्फा है तो ये वाला भी कोण क्या होगा, ये वाला भी कोण अल्फा होगा। क्यों, क्योंकि यदि दो समांतर रेखा को कोई दीर्घछेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर। तो उसी तरह से यहाँ पर ये जो अल्फा है ये भी क्या होगा, अल्फा। दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर। तो इतना काम कर दिए हम लोग। अब इसके बाद यहाँ पर त्रिभुज ले रहे हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, हम लोग त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज X Y Z दिखाई पड़ रहा है। हम लोग त्रिभुज ले रहे हैं X Y और ये Z, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। तो इस त्रिभुज में देखो बाहरी कोण कितना है, तो बाहरी कोण है डेल। बाहरी कोण कितना है यहाँ पे, ये बाहरी कोण डेल हो गया। इस त्रिभुज का एक्सटर्नल एंगल बाहरी कोण डेल हो गया। इस त्रिभुज का अंदर वाला कोण कितना है, तो ये अल्फा और ये वाला कितना है, बीटा है। इस त्रिभुज का अंदर वाला कोण अल्फा और ये बीटा, बाहरी कोण डेल है। तो हम लोग त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ध्यान से, त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज X Y और Z। हम लोग ले रहे हैं त्रिभुज X Y Z। तो X Y Z में त्रिभुज में बाहरी कोण हो गया डेल और अंदर वाला कोण हो गया अल्फा और बीटा। तो हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज में बाहरी कोण जो होता है दो अंदर वाले कोण के जोड़ के बराबर होता है। तो वही लिख दिए यहाँ पर, त्रिभुज X Y Z में ये बाहरी कोण हो गया डेल।
तो बाहरी कोण दो अंदर वाले कोण के जोड़ के बराबर होगा, तो डेल बराबर अल्फा प्लस बीटा हो गया। इसको मान लिए समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब ये जो समीकरण नंबर 1 है ना, एकदम आसान है। समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, डेल का मान रख देंगे, अल्फा का मान रख देंगे और बीटा का मान रख देंगे, और अंतिम में देखो इतना आ जाएगा H1/F बराबर H1/F1 प्लस H2/F2। अब कैसे मान निकालेंगे, तो समीकरण नंबर 1 में पहले अल्फा का मान निकालेंगे अलग से बीटा का मान निकाल लेंगे, फिर अलग से डेल का मान निकाल लेंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे, हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या होता है। तो उसी तरह से यहाँ देखो अल्फा देखो रे, अल्फा यहाँ पे ये कौन अल्फा है, तो अल्फा के सामने जो होगा रे वो होगा चाप। क्या होगा रे, तो हम लोग सबसे बड़ा अल्फा का मान निकालना है। तो सबसे बड़ा त्रिभुज जिसमें H1 आ जाए, कौन सा त्रिभुज होगा, तो त्रिभुज XO1 और I डैश, ये सबसे बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं जिसमें H1 आ जाए। कौन त्रिभुज होगा, XO1 और क्या होगा, I डैश। अरे होगा कि नहीं होगा, तुम सबसे बड़ा त्रिभुज इसमें खोज के बताओ, सबसे बड़ा त्रिभुज जिसमें H1 आता हो तो कौन त्रिभुज होगा, XO1 और क्या, I डैश। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज होगा। तो इस त्रिभुज में मेरे कौन हो गया अल्फा, कौन क्या हो गया अल्फा। तो अल्फा के सामने जो होगा ये चाप होगा, ये क्या होगा रे चाप। तो कौन के सामने चाप, तो अल्फा बराबर ये चाप हो गया H1। त्रिज्या कितना हो गया, त्रिज्या देखो ये दूरी हो गया O1 से I डैश का दूरी, ये वाला हो गया त्रिज्या, और X से O1 क्या हो गया चाप। तो यहाँ पर देखो कोण बराबर रहे चाप बटे त्रिज्या, तो चाप हो गया XO1 अब बटे त्रिज्या हो गया O1 I डैश हो गया। अब देखो XO1 का मान हम लोग माने हैं H1, क्या माने हैं, X से O1 का ऊंचाई कितना माने हैं H1, तो XO1 के जगह पर लिख दिए हम लोग H1। अब फिर O1 I डैश, तो O1 I डैश, तो O1 ये वाला है, I डैश यहाँ पे है, तो दूरी कितना हो गया रे, फोकस दूरी F1। तो यहाँ पर अल्फा का मान कितना आ गया H1/F1। उसी तरह से बीटा का मान निकालना, उसी तरह से क्या करना है, तो बीटा कौन है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो रे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ध्यान दो यहाँ पे, दो बीटा कहाँ पर, बीटा यहाँ बना है। अब देखो रे ये वाला दूरी H2 है, ये वाला दूरी H2 है, तो ये वाला दूरी कितना होगा, ये वाला दूरी यहाँ वाला देखो, इस वाला बिंदु को हम लोग कुछ भी मान लो M मान लिए, तो M से I तक का ऊंचाई कितना होगा। तुमको लग रहा होगा ये MI जो है ना छोटा है, और ये Y से O2 का दूरी क्या है, बड़ा है। लेकिन रे जब ये छोटा लेंस लेते हैं ना, आपको यहाँ दूरी भले लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल के तौर पे जब देखते हैं तो ये दोनों दूरी आपस में बराबर होता है। आपस में जब ये छोटा लेंस लेते हैं ना, तो ये MI का दूरी जो है, MI का जो ऊंचाई है ना, वो लगभग H2 के बराबर होता है। तो MI का जो मान लेंगे वो H2 ही लेंगे। तो आप देखो यहाँ पे ये कोण क्या लिए हैं, बीटा, कोण क्या लिए हैं, बीटा। तो बीटा के सामने वाला चाप हो जाएगा, तो चाप हो गया H2, चाप क्या हो गया H2। और त्रिज्या लेंगे O2 से I तक का दूरी, तो O2 से I तक का दूरी क्या है, F2 क्या है। तो यहाँ पर बीटा बराबर हो जाएगा H2/F2, H2 बटे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप हो जाएगा H2 और त्रिज्या कितना हो गया, F2 हो गया। तो यहाँ देखो बीटा बराबर हो जाएगा H2 बटे सॉरी यहाँ पर F2 हो जाएगा, H2/F2। तो यहाँ पर देखो अल्फा का मान निकाल लिए हम लोग। अल्फा का मान सिंपल है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या कर दिए, तो चाप बटे त्रिज्या, तो अल्फा का मान निकल गया। फिर बीटा का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, अल्फा तथा बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना था, डेल बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो हम लोग अल्फा का मान अलग से निकाल लिए, बीटा का मान अलग से निकाल लिए। अब अल्फा और बीटा का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रे, समीकरण 1 कितना ही था, डेल बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो समीकरण 1 में अल्फा का मान रख दिए H1/F1, अल्फा के जगह पर क्या लिख दिया H1/F1। अब बीटा की जगह पर क्या लिख दिए H2/F2। इतना काम कर दिए। देखो इतना सा में कुछ नहीं किए हैं। पहला नियम क्या लगाए कि किसी भी त्रिभुज का बाहरी कोण दो अंदर वाले कोण के जोड़ के बराबर होता है, तो ये आपका कर दिए हम लोग। और बाद हम लोग अल्फा का मान अलग से निकाले और बीटा का मान अलग से निकाले। अल्फा बीटा का मान कैसे निकाले, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो ऐसे अल्फा का मान निकाल लिए और उसी तरह से बीटा का मान निकाल लिए। अल्फा और बीटा का मान कहाँ रख दिए, समीकरण
1 में। समीकरण 1 में रख दिए रे, तो अल्फा की जगह पर लिख दिया H1/F1, अब बीटा की जगह पर लिख दिया H2/F2। अब ये समीकरण इसको मान लिए सेकेंड, समीकरण क्या मान लिए। अब ये जो समीकरण सेकेंड आया है इसमें डेल का मान रखना है, किसका मान रखना है, डेल का मान रखना है। अब डेल का मान निकालना है अलग से हम लोग को, तो देखो हम लोग अब क्या किए, एक ठो और चित्र बनाए, हम लोग एक ठो और चित्र बनाए हैं। अब देखो ये चित्र कैसे बनाए समझो, जैसे रे दोनों लेंस को यदि हटा करके हम लोग दोनों लेंस के बीच में एक ऐसा लेंस लगा दिए कि इस दोनों लेंस के कारण प्रतिबिंब बन रहा था आई पे, इस दोनों लेंस के कारण अंतिम प्रतिबिंब बन रहा आई पे, लेकिन दोनों लेंस को हटा करके रे हम लोग इसके बीच में एक ऐसा लेंस लगा दिए कि उस अकेले लेंस के कारण प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई पे। तो उसी लेंस को बोलते हैं समतुल्य लेंस, इक्विवेलेंट लेंस। तो ये कैसा लेंस है, समतुल्य लेंस है। क्या कि देखो वस्तु कहाँ है, अनंत पे है, प्रतिबिंब कहाँ बना रहे, आई पे, आई पे। आई दोनों के कारण भी बन रहा था आई पर, आई इस अकेले के कारण प्रतिबिंब कहाँ बना, आई पे। तो इसको बोलेंगे समतुल्य लेंस, क्या बोलेंगे इसको, समतुल्य लेंस बोलेंगे। तो इसका देखो रे टोटल विचलन कोण आ गया डेल, क्या गया, ये वाला ये कोण यदि डेल, तो ये वाला भी कोण क्या होगा डेल, क्योंकि एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। इसका दूरी मान लिए हम लोग रे, फोकस दूरी F मान लिए। इसका ऊंचाई ये वाला कितना होगा, H1 कितना होगा। तो यहाँ से डेल का मान निकाले, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण डेल बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो डेल के सामने क्या H1 है, तो H1 चाप हो गया। त्रिज्या ये यहाँ से यहाँ तक इसका प्रकाशीय केंद्र O मान लिए, O से इसका I तक का दूरी माने तो फोकस दूरी F, तो ये त्रिज्या इसका F हो गया। तो डेल का मान कितना आया, H1/F। अब देखो डेल का मान रखेंगे समीकरण सेकेंड में, समीकरण या डायरेक्ट तुम जो है समीकरण 1 में भी रखेगा, समीकरण 1 में डेल अल्फा और बीटा का मान रखने पर, लेकिन एगो स्टेप यहाँ बढ़ गया है। तो हम लोग क्या किए, समीकरण सेकेंड में हम लोग जो है रे डेल का मान रखेंगे। तो समीकरण सेकेंड इतना आया था, डेल बराबर H1/F1 प्लस H2/F2, इतना लिख दिए। इसमें डेल का मान रख देंगे, डेल का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दिए। तो डेल के जगह पे क्या लिखेंगे, H1/F बराबर क्या हो गया, H1/F1 प्लस H2/F2, इतना आ गया हम लोग का। तो ये समीकरण नंबर मान लिए 3। अब ये जो समीकरण 3 माने हैं इसमें देखो अब खाली क्या करेंगे, H2 का मान रख देंगे, क्या करेंगे, खाली बस अलग से H2 का मान निकाल लेंगे, इसमें रख देंगे, बस ये फॉर्मूला आपका सिद्ध हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 3 में H2 का मान रखेंगे, हम लोग खाली ना बस अलग से H2 का मान निकाल लेंगे और समीकरण 3 में रख देंगे H2 का मान, तो फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा, समतुल्य लेंस का फोकस दूरी। तो H2 का मान निकालो, कैसे निकालेंगे H2 का मान, तो यहाँ पे समझो, बताओ रे सबसे बड़ा त्रिभुज कौन सा इसमें है जिसमें H1 आता है, बताओ तो सबसे बड़ा त्रिभुज। तो XO1 और क्या I डैश, XO1 I डैश सबसे बड़ा त्रिभुज। तो हम लोग ले रहे हैं त्रिभुज XO1 और I डैश, ये ले लिए। तथा दूसरा त्रिभुज लेंगे, सबसे बड़ा त्रिभुज दूसरा जिसमें H2 आता हो, जिसमें क्या होता हो, बताओ कौन सा त्रिभुज होगा, बताओ दूसरा, YO2 और I डैश, त्रिभुज YO2 I डैश। कोई दिक्कत है, हम लोग दो त्रिभुज लिए, सबसे बड़ा त्रिभुज जिसमें H1 आता हो तथा सबसे बड़ा त्रिभुज जिसमें H2 आता हो, दोनों त्रिभुज ले लिए। अब दोनों त्रिभुज क्या बोलेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज है, सर्वांगसम। तो त्रिभुज XO1 I डैश तथा त्रिभुज YO2 I डैश सर्वांगसम त्रिभुज है, सर्वांगसम त्रिभुज है। सर्वांगसम त्रिभुज किसको बोलते हैं, जब उसका तीनों कोण का मान बराबर हो और हर एक भुजा का अनुपात क्या हो, बराबर हो, तो सर्वांगसम त्रिभुज है। कैसे मान लिए सर्वांगसम त्रिभुज है, तो यहाँ पर समझो, जैसे रे ये वाला कोण कितना है 90 डिग्री, तो ये इसका भी कोण कितना है वाला 90 डिग्री, बताओ दोनों का तो एक कोण 90 डिग्री है। अब देखो इस बड़ा त्रिभुज के लिए भी ये वाला कोण अल्फा है, इस छोटा वाला त्रिभुज के लिए भी कोण कितना है, अल्फा है, दोनों के लिए कोण तो समान है, अल्फा ही है। तो ये 90 भी बराबर है, ये अल्फा वाला भी कोण बराबर है। तो जब त्रिभुज का दो कोण बराबर हो, तीसरा कोण भी बराबर होगा, तो तीसरा कोण ही बराबर होगा, तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के सर्वांगसम त्रिभुज है, सर्वांगसम त्रिभुज है। तब सर्वांगसम त्रिभुज है तो भुजा का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे H1 अब बटे क्या H2, तब लिखेंगे H1/H2 बराबर क्या होगा, बराबर होगा, देखो यहाँ पर ध्यान से, बराबर हो जाएगा रे O1 से लेके I डैश का दूरी, तो क्या है इसको F1 माने, क्या माने हैं
O1 से I डैश तक का दूरी ये हो जाएगा आपका F1 हो जाएगा। अब तुम बताओ O2 से लेके I डैश का दूरी कितना होगा? O2 से I डैश का दूरी, ध्यान से बताओ। O2 से I डैश का दूरी, देखो यहाँ पे O1 से O2 का दूरी है D, कितना है? D है। O2 से I डैश का दूरी निकालना है तो O1 से I डैश का दूरी है F1 है, और यहाँ पर हमको O1 से O2 का दूरी D है। तो अगर ये F1 में इस D को घटा दे, हमको इतना सा दूरी चाहिए, इतना सा दूरी चाहिए। तो अगर ये 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर में अगर ये 3 किलोमीटर घटा दे तो ये 7 किलोमीटर नहीं बचेगा। तो हमको O2 से I डैश का दूरी चाहिए, तो ये क्या करेंगे, F1 में D घटा देंगे। F1 में D, तो F1 में D घटा देंगे, तो F1 में D घटा दिए, तो ये हम लोग का दूरी आ गया O2 से I डैश का दूरी आ गया, O2 से I डैश का दूरी। तो ये F1 में इतना से घटा दिए D को, तो इतना से दूरी निकल गया, F1 माइनस D कर दिए। अब यहाँ से हम लोग को H2 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? H2 का मान निकालना, तो निकालो। H2 का मान कैसे निकालेंगे? तो कोना कोना गुना करेंगे, तो कोना कोना गुना करो तो क्या होगा, H2 गुना किया F1 बराबर क्या हो जाएगा, H1 गुना ये क्या, F1 माइनस D। तो H2 का मान निकालो, तो H2 बराबर कितना होगा, तो F1 को उस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा F1 माइनस D। अब बटे में क्या हो जाएगा, बटे में F1 हो जाएगा। तो ये H2 का मान निकाल दिए। अब यही H2 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। H2 का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में H2 का मान रखने पर, तो रख दीजिए। तो बताओ समीकरण 3 में, हाँ तो समीकरण 3 कितना है, H1 बटे F है, अब बराबर H1 बटे F1 है, अब प्लस H2 बटे F2 है। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो इसमें हम लोग H2 का मान रखेंगे, तो रख दो H2 का मान, तो H1 बटे F बराबर H1 बटे F1 अब प्लस H2 बटे F2। तो H2 का मान कितना देखो आया है, H2 के जगह पर H2 का मान रखेंगे, तो कितना आया है, तो ये आया H1, अब ब्रैकेट में क्या है, F1 माइनस D, अब बटे में क्या आया है, F1, बटे में आया F1। आई पहले से F2 यहाँ पर है, तो पहले से F2, तो F2 लिख दिए। अब देखो यहाँ पर तीनों में H, देखो इसमें भी H1 है, इसमें भी H1 है, तो H1 क्या करेंगे, ये दोनों से कॉमन लेंगे, कॉमन ले लिए। तो यहाँ बताओ H1 बटे क्या है F, इसमें भी H1 कॉमन ले लिए, तो बचा क्या इसमें 1 बटे F1, अब प्लस इसमें देखो क्या बचा F1 माइनस D, अब बटे F1 इंटू F2, इतना हो गया। तो बताओ ये H1 क्या होगा, कटेगा। तब बताओ कितना आया, 1 बटे F बराबर, तो 1 बटे F1 माइनस F1 माइनस D, F1 इंटू F2, ये बीच में प्लस है, तो F1 माइनस D कर दिए। अब देखो यहाँ पर दो गो टर्म है, दो क्या है रे, तो एक बार क्या करेंगे F1 में भाग दे देंगे F1 इंटू F2 से, अब फिर माइनस लिख देंगे, अब फिर D में भाग देंगे F1 इंटू F2 से, भाग दे देंगे अलग अलग, ये दोनों में अलग अलग भाग दे देंगे इससे। तब क्या होगा 1 बटे F बराबर, तो 1 बटे F1 यही है, प्लस F1 में भाग देंगे हम लोग F1 इंटू F2 से, अब माइनस D में भाग देंगे अलग से F1 इंटू F2 से। अब देखो यहाँ पर F1 क्या होगा, कटेगा। तब बताओ देखो अंतिम में कितना आंसर आया, अंतिम में देखो कितना आएगा, अंतिम में आएगा 1 बटे F बराबर कितना आया यहाँ पे 1 बटे F1 प्लस 1 बटे F2, अब माइनस क्या आया D बटे F1 इंटू F2। ये वाला फॉर्मूला सिद्ध करना था हम लोग को, तो ये आराम से ये वाला फॉर्मूला प्रूफ हो गया हम लोग का। यही फॉर्मूला तो सिद्ध करना था, लेकिन इसमें ध्यान दो, कभी कभी क्या बोलता है कि जब दो लेंस सटा हुआ रहेगा, जब दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में रहेगा, तब समतुल्य लेंस का फोकस दूरी क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान सिंपल सा है, जब दो लेंस सटा हुआ रहेगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो जब दो लेंस जो है, जब दो लेंस सटा हुआ रहेगा, तब समतुल्य लेंस का फोकस दूरी क्या होगा। जरा सोचो कि जब दो लेंस सटा हुआ रहेगा तो D का मान कितना होगा, 0। जब दोनों लेंस सटा हुआ रहेगा तो दोनों लेंस के बीच में दूरी होगा, नहीं होगा। तो जब दो लेंस सटा हुआ रहेगा तब D का मान 0 हो जाएगा। और D का मान जब 0 करेंगे तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, उसका मान क्या आएगा, 0। मतलब ये वाला टर्म जो है हट जाएगा, तो खाली बचेगा क्या,
तो खाली बचेगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये वाला तो भाग हट जाएगा ना रे। जब d का मान 0 होगा, 0 में किसी से भी भाग देंगे उसका मान 0, तो ये वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा, तो खाली बचेगा इधर का ही। तो ये हो जाएगा समतुल्य लेंस का फोकस दूरी हो जाएगा। जब दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में रहेगा तब तो ये वाला फॉर्मूला होगा, और जब दो लेंस एक दूसरे से d दूरी पर रहेगा तब तो ये वाला फॉर्मूला होगा। क्लियर है? तो इस तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है सर सिद्ध करने के लिए तो हम लोग आराम से करेंगे, या इस पर कभी कभी सवाल भी आता है करने के लिए तो आराम से हम लोग सिद्ध कर लेंगे। d क्या है? दोनों लेंस के बीच का दूरी है।